बंगाल की धरती में हम मौजूद हैं अपने कॉन्क्लेव के साथ। टीवी9 भारतवर्ष और टीवी9 बांग्ला का ये कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। मां महाकाली की ये भूमि, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जले चानले पर्वते शत्रु मध्य, अरण्ये शरण्ये सदा माम कृपाही, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। मां से बेटे की गुहार है, मेरी रक्षा करो, मेरा पालन करो, हर जगह हर समय। असल में सरकार भी ऐसी ही होती है। सरकार से भी यही अपेक्षा होती है कि जनता के हितों का इसी तरीके से ख्याल रखा जाए, उसकी रखवाली की जाए। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर सरकार भी मां का ही स्वरूप होती है तो अपनी मां के बारे में इस समय लोग सोच क्या रहे हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। खासतौर से तब जब रक्त चरित्र दिखाई देता हो सियासत में, सरकार बनने के पहले बेतहाशा खून बहता हो। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी के बारे में ऐसा ना कहा जा सकता हो कि ये कतई इसमें शामिल नहीं है। यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं क्यों बंगाल के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सियासी हिंसा अगर कहीं होती है, पॉलिटिकल वायलेंस कहीं होता है, तो वो है पश्चिम बंगाल। भद्र लोगों की धरती के बारे में ये क्यों कहा जाता है, इसमें कितना सच है, और अगर सच है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस कॉन्क्लेव में, सबका मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो वेटरन पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, 81 साल के हैं। मैं सहारा देने की कोशिश कर रहा था लेकिन खुद अपने पैरों पर चलकर आए, तब कि जब ये कहा जाता है कि आंदोलन के दिनों में पुलिस ने काफी मारा पीटा भी, हर एक अंग उसका गवाह है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि 60-70 के दशक से आज तक का लेखा जोखा उनके पास है, हम समझेंगे कौन कितना जिम्मेदार है। हमारे साथ अजीजुल हक मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन सिंह जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी, जो ये कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को इसके सिवा कुछ नहीं आता। इसीलिए देखिए, जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, मेरे ऊपर 70 से ज्यादा केसेस दर्ज कर दिए गए। क्या वाकई ऐसा है? कौन जिम्मेदार है, उनसे समझेंगे। तृणांकु हमारे साथ मौजूद हैं, छात्र समिति तृणमूल कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष हैं। तृणमूल कांग्रेस कितनी जिम्मेदार है? क्या वाकई सत्ता में अब वो लोग आने लगे हैं जिनके लिए अपना प्रिंसिपल कुछ नहीं है, वायलेंस या किसी भी तरीके से कुर्सी तक पहुंचने का जिनका मंतव्य है, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है क्या? सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ हैं और रिजू घोषाल जी, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो इसी से शुरुआत की जाए कि इन अनुभवी आंखों ने क्या देखा है, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि एक्सट्रीम लेफ्ट मानसिकता के रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि देयर आर लीडर्स नाउ इन लेफ्ट हु हैव प्रेस्टीज ऑफ लेफ्ट एंड प्रिविलेज ऑफ राइट। सर, आपका क्या अनुभव है? कौन है जिम्मेदार और हिंसा क्यों है? क्या ये अवेयरनेस का एक मैनिफेस्टेशन का एक तरीका है, या ये निंदनीय है, नहीं होना चाहिए और ये बंगाल हमेशा झेलता रहा? ये माइक आपके लिए सर। आप होल्ड नहीं कर पाएंगे? मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, प्लीज। প্রথমেই আমি আজকের দিনটাকে স্মরণ করছি 30শে জানুয়ারি। বাংলায় বলছি বলে কিছু মনে করবেন না, অন্য ভাষা ভুলভাল বলার থেকে নিজের ভাষাটা সঠিকভাবে বলাই ভালো। তা যার উদ্দেশ্যে এই সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠতম চিন্তাবিদ আইনস্টাইন বলেছিলেন, future world will be astonished to think that this man lived in our planet. যে লোকটা, যিনি তার অর্থনৈতিক চিন্তা, রাজনৈতিক চিন্তা সমস্ত কিছুর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও যে লোকটা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন, যিনি মাদার নেচার has provided enough for our need but not for our greed. Enough for our need but not for our greed, ये पूरी बात आपकी मैं समझूंगा सर। बांग्ला में आपने क्या है वो भी समझूंगा, आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले अर्जुन सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये क्यों हो रहा है? कहा यह जा रहा है कि असल में ये राइवल्स के बीच में नहीं है, पॉलिटिकल राइवल्स के बीच में, ये बीजेपी के वो लोग जो छोड़ के जा रहे हैं और टीएमसी के वो लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, ये इनके बीच का है। टीएमसी वर्सेस टीएमसी, बीजेपी वर्सेस एक्स बीजेपी।
देखिए, बंगाल की राजनीति में, चाहे वो वामपंथी राजनीति हो, चाहे वो ममता बनर्जी जी का राजनीति हो, यहाँ अपने फायदे के लिए सब एंगल अपने तरफ लाया जाता है और जो विरोध में रहते हैं उनके विरोध में उसको डाल दिया जाता है। तो वामपंथियों ने 34 साल में बंगाल में क्या किया, ये बंगाल की जनता जानती है। बंगाल आज वीरान हो चुका है और 10 साल में कुछ आशा था, ममता बनर्जी की सरकार आई थी तो बड़ा प्रलोभन दिया गया था कि कारखाने आएंगे, इंडस्ट्री आएंगे, बेकारों को नौकरी मिलेगी। अगर बेकारों को नौकरी देना को ममता बनर्जी जी भत्ता को बेकारों की नौकरी देना कहती है तो ये अपने आप में एक अति वामपंथियों की कहानी चली आ रही है कि आपको भत्ता दिया गया और वो भत्ता को कैजुअल तनख्वाह के लिए यहाँ के लोग लड़ रहे हैं। आज पैरा टीचर लड़ रहे हैं कि हम दिल्ली जो पैसा हमें भेजता है उसका आधा पैसा मिलता है। तो बंगाल की कहानी जो है, ममता बनर्जी जी 9.5 साल में उनसे लोगों को आशा था कि आएंगी तो कुछ करेंगी, लेकिन आने के बाद एकदम वामपंथी स्टाइल में कि जैसे वामपंथियों का है कि गरीब को गरीब बनाए रखो ताकि वो इनकलाब जिंदाबाद करते रहे, ज़्यादा मत सोचें और ज़्यादा सोचने की उनको समय मत दो। आज पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, किसी भी स्टेट में कहीं पर रास्ते पर बैठे हुए लोग दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बंगाल के हर गली हर मोहल्ले में रॉक पर, उसको कहते हैं रॉक पर बैठे हुए लोग दिखाई देंगे। लोग को ताश खेलने का समय है, लोग को बिना मतलब का कैरम खेलने का समय है। सर, इनके पास समय क्या आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी, लोगों को काम मुहैया ना कराना, इस वजह से हिंसा देखने को मिल रही? एकदम, अगर काम नहीं रहेगा तो हिंसा की तरफ लोग जाते ही हैं। उनको हिंसा करना है, चाहे वो वामपंथी के समय हो चाहे अभी हो। काम तो है नहीं तो हिंसा के लिए क्या है, सिंडिकेट बना दो। हिंसा के लिए क्या है, आप अपना घर बनाएंगे, मुझसे बालू खरीदना होगा। आप अपना घर बनाएंगे बिना मुझे पैसा दिए, पर ये नहीं होगा। क्या नाम है, लेकिन नेशनल एवरेज अगर आप देखें बेरोजगारी का और पश्चिम बंगाल को, बहुत ज्यादा फर्क पाते हैं। देखिए, कागज कलम क्या है और कागज कलम में लोग क्या बोलते हैं वो अलग बात है। बंगाल की जनता, बंगाल के लोग बेरोजगारी आंख से देख रहे हैं। अगर ममता बनर्जी जी 100 दिन के काम के लिए अपना पीठ थपथपाती है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो ये बंगाल के लिए दुर्भाग्य की बात है कि 100 दिन का काम में हम 1 नंबर हैं। अरे आप 1 नंबर किस काम के लिए हैं? जिस काम के लिए केंद्र सरकार रुपया देती है वो 100 दिन का काम, और कब के लिए कि जब कोई काम नहीं रहता उस समय गाँव में काम किया जाता है। यहाँ 100 दिन के काम में भी कमीशन लिया जाता है। ये त्रिडांकों से मैं जरा जानना चाहूंगा, क्योंकि ये कमीशन की बात जो कही जा रही है, बेरोजगारी खासतौर से, ये एक शोध में भी सामने आया कि लोग अगर उनके हाथों में काम नहीं है, खासतौर से युवा, तो फिर वो शामिल होते हैं क्योंकि उनको बहुत आसान तरीका लगता है किसी राजनीति की विचारधारा से खुद को जुड़ा हुआ दिखाना है, किसी नेता के साथ जुड़ जाना जिसके जरिए ठेके या दूसरे काम मिल सकें। इसलिए हम देखते हैं कि खासतौर से पंचायत चुनावों में भी इतनी हिंसा देखने को मिलती है। 2018 आपको याद होगा। त्रिडांकु, ऐसा है? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ये बड़ी वजह है? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम everyone here and I congratulate TV9 who invited Sri Arjun Singh ji, who is one of the pioneer and hero of the Bengal political violence. तो हमने इतने दिन से जो देखा वायलेंस के ऊपर, हम 34 साल का वाम गवर्नमेंट में देखे, लेफ्ट गवर्नमेंट में देखा कि उधर कैसा हाल था। हम देखा बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने 1994 में एक स्टैटिस्टिक दिया था, उसमें 27,000 पॉलिटिकल मर्डर हुआ था, जो महीने में अगर हिसाब करें ऑलमोस्ट 127। और आज जब ममता बनर्जी 2011 में बंगाल में आए, उसका स्लोगन था बदला नहीं बदल चाहिए। तो उसके बाद जितना भी पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ इसलिए कि ममता बनर्जी रविंद्र संगीत सुनाया, मगर उसके बाद जब फिलहाल जो वायलेंस हम देख रहे हैं उसका मेन जो है वो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी के लोग जहां भी इलेक्शन में कॉम्पीट किया है, अब देखेंगे कि दंगा के ऊपर बहुत भरोसा किया है। जहां दंगा हुआ है वहां बीजेपी का फायदा हुआ है। और आज के दिन जहां में उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, जहां उसका कोई आगामी दिनों बंगाल कैसे चलेगा ऐसा कुछ बात और लोग नहीं बोलता। अगर
तृणमूल कांग्रेस को प्रतिनिधि सारा बंगाल में कहीं भी कोई प्रोग्राम करता है वो क्या बोलता है, और ममता बनर्जी को उन्नयन के लिए बोलता है। आपसे जानना चाहता हूं, माफ कीजिए, आपको बीच में रोक के पूछना चाहता हूं। जब आप ये आंकड़े देते हैं, एक तो आप पे आरोप ये लगता है, आप पे जब मैं कह रहा हूं तृणमूल कांग्रेस की तरफ मेरा सवाल है कि एनसीआरबी को आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, 2018 के बाद आंकड़े नहीं दिए गए हैं। फिर यह भी कहा जाता है कि आप कंपेयर करके देखें लास्ट डिकेड को और इस डिकेड को, तो लास्ट डिकेड में 650 से ज्यादा हिंसा में लोग मारे गए थे, कैजुअलिटीज की बात। इधर कहा जाता है कि वो देखिए हमने करीब 160-163 पर उसको सीमित किया है, इसको उपलब्धि गिनाया जाता है 2018 तक के आंकड़े देते हुए। क्या ये कंपैरिजन जब आप करते हैं, आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तब सिनेरियो में कहीं नहीं थी? आपको इसके बारे में और एक भी चीज आपको बोलता हूं, जो एनसीआरबी में एक स्टैटिस्टिक्स दिया है, वो बंगाल को पूरे भारत में नारी के लिए सबसे सुरक्षित बोला है। और ये जो बीजेपी पार्टी है वो अभी एक बहुत खराब पॉलिटिक्स में निकला है। वो क्या है, वो खुद के आदमी लोग को पॉलिटिकली मर्डर कर रहा है और वो इल्ज़ाम वो तृणमूल कांग्रेस पे दिलने के लिए कोशिश कर रहा है। मगर बंगाल का जो मानुष है, बंगाल का जो इंसान है, वो बहुत समझदार है। बंगाल का मानुष देखा है, जो आज तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में गया है उसका इतिहास भी मालूम है। और हमारा प्रिय भैया है जो मेरा खुद का सब डिवीजन में भी है, मैं रहता है तो मैं उसको पहचानता हूँ। मुझे याद है गड़ीफा का एक इंसिडेंट जहाँ बीजेपी का श्रमिक भट्टाचार्य जी था और वो कुछ शब्द उसके लिए बोले थे, वो सब में अर्जुन सिंह जी ने कैसा रिएक्ट किया था और क्या बोला था, ये भी वायरल हुआ था नेट के बदौलत। जो भी हो, अभी मैं एक चीज कह रहा हूँ, बंगाल सुरक्षित है और बंगाल जो जैसे विगत 10 वर्ष में उन्नयन घर में पहुंच गया था, वो बदौलत 2021 के बाद भी जो उन्नयन के ऊपर बढ़ करके और इलेक्शन हो जाने के बाद 2019 के 23 में बाद जो वायलेंस बीजेपी ने किया है और विशेषतः बैरकपुर सब डिवीजन में अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में आपने 2 बार बैरकपुर का भी हवाला दिया और अर्जुन जी आपके बगल में बैठे हैं उनका। एक सेकंड त्रिनांकु, यहीं पे जवाब ले लेते हैं ना, वरना रह जाएगा। अपने ही लोगों को मरवा कर दूसरों पर इल्जाम, मतलब ये लॉजिकली तो गले नहीं उतर रहा है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स यहां तक पहुंच गई है अर्जुन सिंह जी? जी देखिए, मैं तो दीदी के साथ राजनीति किया हूँ। दीदी जो सिखाती है बच्चे वही सीखते हैं। तो दीदी ने इनको उतना ही पढ़ाया है कि इतना सीखो। ये बच्चा जो है टीएमसी के छात्र यूनिट करते हैं। और मुझे सिर्फ इतना बता दे कि एडमिशन में पैसा क्यों लेते हो आप लोग? एडमिशन कराने में आज बिना पैसा लिए हुए ममता जी के सरकार में एडमिशन नहीं होती है कॉलेजों में। और आपके शासन में छात्र संसद का इलेक्शन बंद क्यों हो गया? और जहां इलेक्शन हुआ वहां खून, दंगा और खून को ही लोग अजब डिफरेंस करके रखते हैं। खून को ही लोग दंगा नहीं मानते हैं और दंगा को ही लोग खून नहीं मानते हैं। दंगा में वायलेंस में कितने लोग मरे और दंगा किसने करवाया, किसकी पुलिस है और कौन उसको मॉनिटरिंग कर रहा है? ममता बनर्जी जी के पार्टी का दुर्भाग्य क्या है कि ओनली 1 पोस्ट है, बाद बाकी सब लैंप पोस्ट है। अगर इनसे पूछा जाए कि आप जिस जगह पर रहते हैं, 20 दिन 1 महीना पहले शैकत भोवाल बोल के एक बच्चे की हत्या की गई, पीट कर हत्या कर दी गई। और शैकत भोवाल कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर का एक कार्यकर्ता था जो मोदी जी के साहित्य को बांट रहा था, उसको पीट कर मार दिया गया। और ममता बनर्जी की सरकार का कोई भी व्यक्ति उसका खंडन नहीं करता है। और रहा बात कि ममता बनर्जी जी के सरकार के लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों की हत्या कराती है। अगर इतना सक्षम रहता तो अपने लोगों की क्यों हत्या कराते हैं? अपने लोगों की हत्या कराकर अपने कर्मियों को घर में बंद रखने से क्या फायदा है? अगर हत्या की राजनीति वामपंथियों से जो आपने सीखा है और आज आप उसी राह पर चले आ रहे हैं, तो इसी का फल है कि ममता बनर्जी ने कहा था कि 42 का 42 जीतेंगे और आप 18 हार गए और 4 और भी हार जाते अगर वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने बेईमानी नहीं किया होता। तो आज की स्थिति यह है बंगाल में कि ममता बनर्जी जी पूरे बंगाल में कहीं भी वायलेंस होता है एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोलती हैं। नड्डा जी के कारवा पर हमला होता है, ममता जी कहती हैं कि ये कर्मियों का बही प्रकाश है। जनरों से, बंगाल में एक बड़ा अच्छा वर्ड है, जनरों से मारा गया 6 लोग था। तो भैया आप शासन में हो, आप सरकार चलाते हो,
आप सरकार चलाओ, आप जनरोष की व्यवस्था क्यों करते हो? आपकी पुलिस है, 500 के करीब पुलिस है और नड्डा जी के कन्वॉय पर हमला होता है और इनके राज्य में अपराधियों के साथ अपराधियों को जेल से छुड़ा के ला के रास्ते पर खड़ा करके लोगों की हत्या कराई जाती है। तो बंगाल का परिस्थिति इस कदर हो गया है कि पूरे भारत में कहीं भी चुनाव हो एक भी वायलेंस नहीं होता है, और बंगाल में पंचायत का चुनाव हो तो हत्या होती है। तो इनसे समझिए कि वायलेंस बीजेपी कराती है न तृणमूल कराती है। क्या यहाँ पे पश्चिम बंगाल में खास तौर से, जैसे पहले एक नजरिया कहा गया कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के तौर पर विभेद किया जाता था वर्ल्ड वाइड, लेकिन अब समझ आ रहा है लोगों को, उसी तरीके से वायलेंस क्या यहाँ गुड वायलेंस और बैड वायलेंस हो गई है? सत्तारूढ़ पार्टी के हक में अगर मामला जा रहा है तो वो गुड वायलेंस है, अन्यथा वो बैड वायलेंस। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच में आप देख रहे हैं वो तो एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष भी देखिए। 1997 में वाम दल की सरकार में गृह मंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि वर्ष 1977 से 1996 तक पश्चिम बंगाल में 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए थे। अब यह भी एक पक्ष है, यह समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पर या पॉलिटिक्स का एक अभिन्न हिस्सा इस तरीके से हिंसा को मान लिया गया है पश्चिम बंगाल में। कहीं ऐसा तो नहीं है? रिजू घोषाल लॉयर हैं और तथ्यों और तर्कों के साथ इस बात को रख सकते हैं। मैं जरा आपसे समझना चाहता हूं कांग्रेस का पर्सपेक्टिव भी। पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं यहाँ पे उपस्थित सारे महोदय जो हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज के राजनीतिक जो वातावरण है उसके मद्देनज़र रखते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए, अभी बंगाल का जो पॉलिटिकल जो सिनारियो है इसमें ज़्यादातर जितने भी आप मीडियम देख रहे हो, सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो, ये पूरा लड़ाई ना टू डायमेंशनल बना दिया गया है, या फिर बीजेपी या फिर तृणमूल। सबसे मज़ेदार बात जो है, जो मैं कहना चाहता हूं, आज बंगाल का बीजेपी क्या है इसके बारे में मेरा एक दोस्त है हाईकोर्ट में बड़ा अच्छी टिप्पणी की थी। बंगाल का बीजेपी है टीएमसी माइनस ममता बंदोपाध्याय एंड अभिषेक बंदोपाध्याय। यही है अभी बंगाल का बीजेपी का चेहरा। सारे मैं सिर्फ छोटा सा एक सवाल, अर्जुन दा मेरे बुजुर्ग हैं, तो एक छोटा सा सवाल मैं कहना चाहता हूं। 10 साल तक अभी देखिए, अभी झुंड से लोग निकल के बीजेपी से टीएमसी से निकल के बीजेपी जा रहे हैं। सुबह बंदा उठता है, नहाने का टाइम वो अपने आप को तृणमूल समझ रहे हैं। उसके बाद दोपहर को खाने के, जब दोपहर का खाना खा रहे हैं तब उसको समझ में आया 10 साल तो मुझे काम करने नहीं दिया, तो 10 साल तक आप चुप क्यों रहे? पार्टी के अंदर आप बात क्यों नहीं किए? अभी 10 साल बाद आपको ये भावना की उदय होता है आपके दिल में कि आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है और भाग के बीजेपी चले जा रहे हैं। 2011 में टीएमसी बंगाल में आया था कांग्रेस के बदौलत। कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ था और हमारे 23 एमएलएस, रनिंग एमएलएस को टिकट नहीं मिला। यहां पे बीजेपी पावर में आया और उसके बाद जो पॉलिटिकल वेंडेटा टीएमसी ने किया यहां पे बंगाल में, हमारे जीते हुए सारे प्रतिनिधि जो हैं सबको भगा के ले गया, सबको लेके गया। पूरा म्युनिसिपैलिटी, पूरा पंचायत, एमएलएस, एमपी सबको लेके गया। रिजू जी, माफी अभी के साथ, ये माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। हमारी इस वक्त जो कॉन्क्लेव का थीम है वो ये है कि पॉलिटिकल वायलेंस क्यों इतना ज्यादा। मैं आ रहा हूं उसमें। अभी आप जो कह रहे हैं मैं आ रहा हूं क्यों ये वायलेंस क्यों हो रहा है। क्योंकि बंगाल में टीएमसी का जो पॉलिटिकल वायलेंस का वो इंस्टीट्यूशनलाइज किया है उसको। अभी 2015 में जब चुनाव हुआ, विधाननगर और आसनसोल का पौर चुनाव जब हुआ था, म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ था, 33 पत्रकारों को पीटा गया था।
क्योंकि वो न्यूज बनाने के लिए, न्यूज दिखाने के लिए गए हुए थे वहां पे। 2018 का पंचायत आपने देखा है, सारे बंगाल में कहीं पे भी कांग्रेस रिजु का घोषाल अभी- यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं दिनेश, कि आप जो ये कह रहे हैं तो 71 देखा वेस्ट बंगाल ने, और आपके समय में क्या वायलेंस कम था? एकदम नहीं था, हमारे समय वायलेंस था। और मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के बावजूद इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, यही सवाल है सर। वायलेंस हुआ है, और वायलेंस का काउंटर वायलेंस पॉलिटिक्स नहीं है। अंडरस्टूड सर। अगर हम वायलेंस किए हैं उसका खिसारत भी हमने दिया है। सुप्रिया श्रीनेत जी के हम पास मैं इस इलेक्शन बात हार को रहे लेके जाना चाहता हूं सर। और सुप्रिया जी, अब्दुल मन्नान जब ये पहले तो उन्होंने जो तोड़ फोड़ निरोधी कानून आ रहा था उसके खिलाफ उन्होंने असेंबली में कुछ यूं प्रदर्शन किया कि अपनी तबीयत खराब कर बैठे, पेसमेकर लगाना पड़ा। बाद में वो ये बताते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों होती है पॉलिटिकल वायलेंस, तो उन्होंने कहा देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि सियासत से जुड़ जाने के बाद आपके ऊपर ना तोड़फोड़ का कानून लगने वाला है, ना आप बत्ती काट दें तो आपको अंदर किया जा सकता है, फिर तो बल्कि आपकी बड़ाई होगी और आपकी जय जयकार होगी। तो लोग फिर पॉलिटिक्स में आकर ऐसा करना चाहते हैं। एक तरफ वो तोड़फोड़ निरोधी कानून का विरोध कर रहे थे, दूसरी बात ये कही, क्या ये बात सही है? पॉलिटिक्स को गुंडागर्दी इंस्टीट्यूशन जैसा बता रहे हैं कि कर दिया गया है, वाकई इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है क्या हिंसा? थैंक यू सवाल पूछने के लिए। मुझे पहले ऐसा लगता है, और मैं आप सब लोगों को प्रणाम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सभ्य समाज के होने के नाते और पब्लिक लाइफ में होने के नाते और आप लोगों को मीडिया में होने के नाते आपने मुद्दा बहुत सही उठाया है, लेकिन मुझे लगता है हम सबका सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि ये मुद्दा भारत की राजनीति में, भारत के चुनावों में, आज़ादी के 74 साल बाद हम रक्त रंजित राजनीति की बात कर रहे हैं। जिस देश को डेमोक्रेसी का क्रेडल कहा गया है, वहां पर पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स में वायलेंस की मेन स्ट्रीम पे चर्चा होना अपने आप में, रक्त रंजित राजनीति की चर्चा होना अपने आप में एक शर्मनाक बात है। मैं पहली बात यह कहूंगी, और उसमें मुझे लगता है एक हद तक एक सभ्य समाज का सर झुकना चाहिए, जिसमें हम सबका सर झुकता है। मैं बहुत बात राजनीतिक ना करते हुए, क्योंकि अर्थशास्त्र से थोड़ी समझ रखती हूं, ये जरूर कहूंगी कि हर चीज का जो मूल मंत्र है वो अर्थशास्त्र से निकलता है। अगर लोगों के पास नौकरियां हो और लोग गेनफुली एम्प्लॉयड हो तो वायलेंस कम होता है। ये किसी भी समाज में, किसी भी परिवेश में उठाकर देख लीजिए। आज बंगाल में ही नहीं, और मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत जरूर बोलूंगी, मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूं तो मैं जरूर बंगाल की बात करूंगी। आज अगर आप इसको थोड़ा सा विस्तृत देखिए तो वायलेंस एक बहुत मेन स्ट्रीम बात हो गई है। कई जगह देखा जाता है वायलेंस होता है और पुलिस तमाशबीन खड़ी है। उसके पॉलिटिकल साइड आप बीजेपी के हैं, आप कांग्रेस के हैं, आप तृणमूल के हैं, आप किसी के भी हैं, लेकिन वायलेंस का मेन स्ट्रीम होना हम सब लोगों को परेशान करना चाहिए। मुझे लगता है उतना परेशान नहीं करता है। ये बात किसान आंदोलन में भी है। आज पुलिस तमाशबीन खड़ी और पथराव हो रहा है तो कहीं पर यह सवाल उठेगा कि क्या एक सभ्य समाज मूक दर्शक बना रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, बात हुई कागज कलम की और बात हुई कि आंकड़े नहीं बताते। मुझे लगता है आंकड़े बहुत सारी चीजें बयां करते हैं। आप कांग्रेस शासित ही नहीं, आप बीजेपी शासित प्रदेश भी उठाकर देखिए, आप राजस्थान देखिए, आप महाराष्ट्र देखिए, आप कर्नाटक देखिए, वहां सबकी सरकारें रही हैं। वहां मेन कैपिटल सिटी के अलावा बहुत सारी सिटीज के नाम आपके सामने आएंगे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बड़ी बड़ी सिटीज आएंगी। बंगाल में कोलकाता के बाद आसनसोल और दुर्गापुर को छोड़ के आपके सामने क्या आता है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल डेवलपमेंट, जॉब एवेन्यूज बने ही नहीं है और इसीलिए वायलेंस मेन स्ट्रीम हो रहा है। और वायलेंस को एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट तू मैं की बात हो गई है। मुझे ऐसा लगता है सभ्य समाज में होने के नाते, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होने के नाते, पब्लिक लाइफ में होने के नाते हमें सबसे पहले तो हाथ उठा के कहना चाहिए, तुम्हारा वायलेंस और मेरा वायलेंस नहीं। वायलेंस किसी भी सूरत में रक्त रंजित चुनाव हो ही नहीं सकता है एक आजाद हिंदुस्तान में, और आजादी के 74 साल बाद। बिल्कुल। और मैं अपनी बात इस समय यह खत्म करूंगी कि मुझे ऐसा लगता है हमें इस पे थोड़ी विवेचना करनी चाहिए, बजाय दीदी ने क्या कहा और कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा क्या कर रही है। आज 2021 में चुनावों में रक्त रंजित होना मुझे लगता है आप सबको सोचने पे मजबूर करेगा। ये सुप्रिया श्रीनेत जी अगर कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते यहां बैठी हैं और ये बात कह रही हैं और ईमानदारी से स्वीकारोक्ति रिजु घोषाल जी की और सुप्रिया जी की बात में सुनाई दे रही है, तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और अगर ये माना जा रहा है कि सब इसमें मुब्तिला रहे हैं, सब शामिल रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि चुनावी हिंसा से आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या ये मुमकिन है तब जबकि सुजात भद्र
एक बड़े लेखक हैं, उन्होंने यहाँ पर 1977 से लेकर और 2010 तक के जो आंकड़े हैं वो पेश करते हुए ये बताया है कि सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा अगर कहीं है, सबसे ज्यादा सियासी हिंसा कहीं है और सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज उसकी वजह से कहीं हो रही हैं तो वो पश्चिम बंगाल है। भद्र लोगों की जगह कही जाने वाली ये जगह, वहां इसके लिए गुंजाइश क्यों है? और खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए त्रिनांकु इसका जवाब तो उसको देना होगा जो इस वक्त कुर्सी पर बैठा है। नहीं, जवाब तो दूंगा ही, मगर पहले एक जो मेरा सांसद है वो गलत 2 तथ्य दिया है वो पहले मैं बोल दूं। पहली बात तो जो वक्तव्य में भी बोला शौकत भवाल का इंसिडेंट, शौकत भवाल मेरा स्कूल का दोस्त था और शौकत भवाल का बीवी ने खुद कहा है कि ये इंसिडेंट में कोई पॉलिटिकल जोक नहीं है, पहली बात है। दूसरा बात है, सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह से बोला कि कॉलेज में पैसा क्यों उठता है। मैं बीइंग एज स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ तृणमूल छात्र परिषद आई स्ट्रांगली कॉन्डेम दिस, और मुझे ये सब विरोधी का चक्रांत है। और मैं 3 साल बीइंग अ प्रेसिडेंट, मेरा 3 साल में देखा हूँ, तीन कॉलेज एडमिशन में देखा हूँ, कोई भी एक इंसिडेंट ऐसा नहीं हो पाया और आपको किसी को भी न्यूज़पेपर में सुनने में नहीं आया कि कॉलेज में कोई पैसा मांगता है, पहली बात। 2 इंसिडेंट, एक जयपुरिया कॉलेज और एक कॉलेज में जो हुआ था उसके लिए तृणमूल छात्र परिषद खुद पुलिस में कंप्लेंट किया और उठा लिया। और दुर्नीति की बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी, जिसके बारे में खुद जो चेयरमैन था भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का उसमें दुर्नीति अभियोग है, जो बैंक में दायित्व में था, कॉर्पोरेट चेयरमैन था उसके दायित्व में है, और उसका घर के बगल में ही जो आरबीसी कॉलेज है उनका लड़का लोग आता है और बम फेंकता है। तो ये चीज अर्जुन सिंह जी के मुंह से सुनने में अच्छा नहीं लगता। और ये जो बीजेपी सांसद है, जो 303 सांसद है, उसमें 116 के अगेंस्ट ही क्रिमिनल केस है जो अभी सांसद है। और बीजेपी का एमपी और एमएलए होने के शायद यही क्राइटेरिया है कि उसमें क्रिमिनल होना चाहिए। और अर्जुन सिंह जी के कोई मैं व्यक्तिगत आक्रमण करना नहीं चाहता हूं, मगर उसके घर के छत से और बीजेपी घर एमपी लोग और एमएलए लोग, कार्यकर्ता लोग के घर के साथ से बम मिलता है। एक सेकंड रोक रहा हूं, आपने उनकी बातों का जवाब दे दिया, बहुत अच्छा किया। मैं आपसे एक बात ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थक, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी किसी पॉलिटिकल वायलेंस में लिप्त नहीं होते? देखिए, मैं 100 का जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, किसी के पार्टी का 100 में 100 ही अच्छा होगा ये मैं नहीं बोल सकता, मगर मैं यही बोलता हूं कि मेरा पार्टी का जो निर्देश है, मेरा मुख्यमंत्री, मेरा पार्टी का सुप्रीमो ममता बनर्जी को निर्देश है, वो है बदला नहीं बदल चाहिए, और वो कभी बदला का राजनीति नहीं किया। और तृणमूल कांग्रेस माँ माटी मानुष का दल है, वो माँ के साथ रहकर, माटी में रहकर इंसान के लिए काम करता है। बहुत धन्यवाद। हिंदी TV9 भारतवर्ष के लिए ये जो सेशन था इसको यहाँ विराम देते हैं, लेकिन तब जब हम आज महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी को, उस समय हमको हिंसा के संदर्भ में चर्चा करनी पड़ रही है। वैसे तो ये स्वस्थ भी है कि हम देखें कि कहाँ समस्या है और उसका निदान करें, लेकिन ये भी सोचें 70 साल आजादी के बाद, महात्मा गांधी की जयंती, उनको श्रद्धांजलि हर साल देने के बाद ये स्थिति क्यों है?